तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज एनसीईआरटी की क्लास हिस्ट्री की 8 क्लास है और लेसन नंबर 1 है, यानी चैप्टर नंबर 1 है। जो इस जो 7th क्लास की एनसीईआरटी थी वो समाप्त हो गई है, तो हमारा जो न्यू लेसन है यहीं से प्रारंभ होता है। और इस लेसन का नाम है प्रारंभिक कथन। और इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कैसे, कब और कहाँ तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो साथ ही आप सब मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लोग ये जानेंगे इस हिस्ट्री के अंतर्गत, इसमें 1857 की क्रांति के बारे में भी जिक्र किया गया है। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम का भी शुरुआत होती है। तो इस लेसन में बहुत कुछ चीज़ें नई नई हैं जो आप लोग इस चैप्टर के अंदर सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के अंतर्गत थोड़ी सी चीज़ें हैं, बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको इस प्रकार बताऊंगा अब। ठीक है, इतिहास और तारीखों का महत्व। तो पुराने समय में इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। वे केवल यही लिखते थे कि राजा की ताजपोशी कब हुई और किस साल युद्ध हुआ और कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। पॉइंट में देखिए, आम लोगों की समझ में इतिहास का मतलब केवल तारीखें रटना माना जाता था। इस कारण कई लोगों ने इतिहास को बहुत उबाऊ विषय मानते थे। ये इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है एनसीईआरटी की किताब, लेकिन असली इतिहास केवल तारीखों तक सीमित नहीं होती है। यह हमें यह बताता है कि अलग अलग समय में समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। पॉइंट में देखिए, जब हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तब हमें वे बदलाव का पता चलता है। पहले और बाद में की गई चर्चा असल में इतिहास का हिस्सा है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर यह नहीं सोचते कि किसी चीज का चलन कब शुरू हुआ, लेकिन अचानक कोई सवाल हमारे मन में आता है, तो जैसे चाय पीने की परंपरा कब शुरू हुई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें हैं जो हम लोग दैनिक जीवन में रेगुलर यूज करते हैं, पर उसको सोचते नहीं कहाँ से कब चीज प्रारंभ हुई। तो इस तरह इतिहास में हमें केवल कब नहीं, बल्कि क्यों और कैसे के उत्तर देता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये देखिए, जो ब्राह्मण थे ब्रिटेनियों को शास्त्र भेंट करते हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण है। चित्र है 1782 में। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसको सौंपा था? रेनल को। ठीक है, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन में रेनल का वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया को नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। और यहाँ देखिए, एक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है 1920 में, यानी 1920 ईस्वी के दशक में बनाया गया है। ठीक है, यह नई दिल्ली का निर्माण हुआ, जो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों की ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज की सोच में संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। फिर आगे चलते हैं। देखिए, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, मानी जाती हैं। ठीक है, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पॉइंट के अंतर्गत हम ये चीज समझेंगे, क्या क्या चीज है इस पॉइंट के अंतर्गत। सभी तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। हम उन्हें तभी महत्वपूर्ण मानते हैं जब उनका संबंध किसी खास घटना से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो भी आप दिखाए हैं, भारत का इतिहास गवर्नर जनरल और वायसराय के शासनकाल के आधार पर लिखा। उनके हिसाब से वारेन हेस्टिंग से लेकर माउंटबेटन तक का दौर ही असली इतिहास था। इस तरह की लिखाई से यह लगता है कि केवल अंग्रेज अधिकारियों का जीवन ही महत्वपूर्ण है और भारतीय समाज का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह लिखाई से यह लगता है, जो राइटर था, लिखता था, अंग्रेज, केवल अंग्रेज अधिकारियों का ही जीवन महत्वपूर्ण है, ऐसा लिखता है वो। ठीक है, और भारतीय समाज में उनका कोई मूल्य है ही नहीं। ठीक है, सोचिए, आपके देश में आते हैं, आपका ही कोई मूल्य नहीं होता। अगर हम केवल शासकों और गवर्नर जनरल पर ध्यान देंगे, तो आम जनता, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की भूमिका नजर ही नहीं आएंगी। ठीक, जो हमारे आम जनता है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, उनकी भूमिका नजर आएगी ही नहीं। ठीक है, केवल शासकों और गवर्नर जनरलों का ध्यान देंगे। इसलिए अब इतिहासकार ऐसे सवाल पूछने लगे हैं कि लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते थे,
वे क्या क्या खाते पीते थे, बाजार और शहर कैसे बने, और संस्कृति व समाज में क्या बदलाव हुए। पॉइंट में देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही विषय बदलते हैं वैसे ही महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। अब इतिहास को केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं बल्कि समाज और आम जनता की कहानी माने जाने लगा। ठीक है, तो दोस्त आगे चलते हैं। अब देखिए इतिहास काल का विभाजन पद्धति, कैसे कैसे इतिहास को कालखंडों में बांटा गया। तो 1817 ईस्वी में जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। यह विभाजन बहुत लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, लेकिन इसमें कई गंभीर समस्याएं थी। पहला समस्या क्या थी? किसी पूरे युग को केवल धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है। दूसरा, इन कालों में केवल वही धर्म था। हकीकत यह है कि हिंदू काल या मुस्लिम काल में भी कई अन्य धर्म और परंपराएं एक साथ अस्तित्व में थी। तीसरा देखिए, विभाजन का उद्देश्य यह दिखाना था कि भारत में केवल धार्मिक संघर्ष, जातिगत बंधन और पिछड़ेपन का माहौल था। जेम्स मिल का मानना था कि भारतीय समाज यूरोप से पिछड़ा हुआ है और केवल अंग्रेज शासन ही उसे सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। एक इसका मानना था जेम्स मिल का। ठीक है, ऐसी इसकी सोच थी भारत के प्रति। इस सोच में अंग्रेजी शासन को प्रगति और आधुनिकता का प्रतीक माना गया, जबकि असल में वह उपनिवेश और शोषण का प्रतीक था। आधुनिक और मध्यकालीन और प्राचीन विभाजन। ठीक है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, 3 काल खंडों में। अब देखिए, पश्चिम में आधुनिक काल का मतलब हुआ विज्ञान, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और प्रगति का युग। लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान ना तो स्वतंत्रता थी, ना समानता थी और ना ही आर्थिक प्रगति थी। इसलिए भारत का आधुनिक काल असल में औपनिवेशिक काल कहलाना ज्यादा उचित होगा। औपनिवेशिक काल का अर्थ होता है कि वह समय जब एक देश अंग्रेज दूसरे देश पर भारत यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दबदबा स्थापित करता है। ठीक है, जैसे यदि कोई देश है और दूसरे देश पर शासन करता है तो उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं। आपका भाई है, आपसे कमजोर है, तो आप उस पर शासन करेंगे, तो उसी को औपनिवेशिक कहा जाता है। तो इस दौरान अंग्रेजों ने भारतीय व्यवस्था को अपने हितों के लिए बदला और सामाजिक रीति रिवाजों पर भी असर डाला। लेकिन सभी वर्ग और समाज के समूह इन बदलावों को एक ही तरह से अनुभव नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इतिहास लिखने की शुरुआत। अंग्रेजों ने शासन के दौरान हर घटना और निर्णय को लिखित रूप में दर्ज किया। उन्होंने आदेश, रिपोर्ट, टिप्पणी और सरकारी दस्तावेजों सुरक्षित रखने की परंपरा शुरू की। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो हर जिले, तहसील और सचिवालय में रिकॉर्ड रूम और आर्काइव बनाए गए। इससे कि इतिहासकारों को बहुत सी जानकारी मिली, जैसे अफसरों की सोच, योजनाएं और उनकी नीतियां। इसके साथ ही सर्वेक्षणों की परंपरा शुरू हुई। राजस्व सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और जनगणना कराई गई। इनसे जमीन, मिट्टी, पौधे, जीव जंतु और समाज की संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। लेकिन देखिए, लेकिन स्रोतों की सीमा भी थी। केवल अंग्रेजी अधिकारियों की दृष्टि को ही दर्शाते थे। आम लोगों की आवाज इसमें नहीं थी। ठीक है, आम जनता की कोई वैल्यू ही नहीं थी। किसान थे, मजदूर थे। ठीक है, तो इनका कोई मूल्य नहीं था। अन्य स्रोत अखबार, पत्रिकाएं और व्यक्तिगत लेख। ऐसा पता चलता है जैसे कुछ लोग राइटर थे, अखबार पत्रिकाएं थी। ठीक है, तो सरकारी रिकॉर्डों के अलावा इतिहासकारों ने अखबारों, पत्रिकाओं और स्मरणों, यात्रा वृत्तांतों और आत्मकथाओं से भी जानकारी प्राप्त की। प्रिंटिंग प्रेस के फैलाव के बाद अखबारों में जनता की राय सामने आने लगी। सुधारकों, नेताओं और कवियों, उपन्यासकारों ने समाज के मुद्दों पर लिखा। इनमें से यह समझने में मदद मिलती है कि आम जनता किन समस्याओं से जूझ रही थी। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सब कुछ पढ़े लिखे वर्ग द्वारा लिखा गया था। इसलिए आदिवासी, किसानों और मजदूरों और गरीबों की तकलीफों को सीधे तौर पर इसमें दर्ज नहीं थी। इतिहासकारों को इसके लिए और गहराई से शोध करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये लेसन आपको जितने भी कंटेंट दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से।
आप एनसीईआरटी की जो चीज़ होती है, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स जो तैयार अपना पीपीटी के माध्यम से मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ कम समय में, मैं ज़्यादा आपको कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका किसी प्रकार का जो टॉपिक होगी, कभी किसी एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। और आप कमेंट के माध्यम से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको कोई शिकायत किसी में क्वेश्चन में समस्या हो रही, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एंड शेयर करिएगा, और जिससे कि आप लोग जो दोस्त होंगे, कम समय में ज़्यादा मैं कंटेंट जो उपलब्ध कराता हूँ, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आप लोग सभी यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े रहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को नोट्स अपना प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आप लोग से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करिएगा। आप जो भी पढ़ेंगे, आप सेल्फ स्टडी करिए, और जितने भी टॉपिक कंटेंट मैंने दिए हैं, इससे अच्छी आप जानकारी ले सकते हैं।